गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए जी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपको याद हो तो प्रीवियस के लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने यहाँ पे बात कर रखा था। सबसे पहला नोट में देखिए, सबसे पहले हमने बात करा था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में 2 डायमेंशन में, है ना, जिसे कोऑर्डिनेट जिसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते थे या हम जिसे एक्स वाई प्लेन भी कहते थे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में हमने बात करा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, ये भी 2D में ही था। फिर उसके बाद हमने 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर एक्सिस को ही जनरलाइज करा 3 डायमेंशन में, इसको भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कहते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रीवियस के क्लास में बताया था आप सभी बच्चों को कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था कि भाई 3 डायमेंशन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के ये तरीका था, इसे हम रेक्टेंगुलर एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते थे कि एक पॉइंट को एक और वाई और जेड में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसके मदद से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की मदद से हम रिप्रेजेंट कर पाते थे। ये तो था अपना नॉर्मल जो हम रेक्टेंगुलर एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जान रहे थे। फिर इसको हमने आगे बढ़ाया और हमने देखा कि इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के ये तरीका हो सकता है जिसे हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा था। आपको याद होगा बच्चों कि हमने वहां पे देखा था कि भाई एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका था जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते थे या फिर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते थे, और इसी को जस्ट पोलर में रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। अगर इस पॉइंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे तो हम कहते थे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया है अब ये। तो ठीक वही बात तो हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 28 में हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि एक पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई जेड के मदद से। एक्स क्या था, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो, वाई क्या था, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जेड क्या था, ये जेड के ऊपर कितना गया है। इसे बोलते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब उसके बाद हम क्या बोले, इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमने ढूंढा और वो तरीका कुछ ऐसा था स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो थोड़ा सा एकदम स्पष्ट देखिए कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका क्या था कि भाई ये जो यहाँ पे जो एक्स वाई दिख रहा है आपको, ये वाला जरा देखिएगा, ये वाला जो दिख रहा है एक्स कॉमा वाई, सिर्फ इसी को हम पोलर में लेके गए थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको एक्स वाई दिख रहा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिर्फ इसी को हम पोलर में किए, एक्स वाई को ही सिर्फ आर थीटा में किए, बाकी जेड एज इट इज है ना। तो बाकी यहाँ पे जो जेड है स्टूडेंट, ये जो जेड है वो एज इट इज है, यहाँ पे दिखेगा, सिर्फ इसमें चेंज किया गया आर थीटा और फिर बाकी जेड एज इट इज है। तो इस नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो गया आर थीटा और जेड, ठीक है। अब कहेंगे कि सर इसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे जो आर होता है ना, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करके ये वाला डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम आर बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है देखिए जरा ध्यान से, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और उस डिस्टेंस को मतलब जो आर दिया अगर उसको मान करके हम सिर्फ आर डिस्टेंस का ध्यान रखें और देखेंगे चारों तरफ ना, तो एक नीचे में सर्कल बन जाएगा। और भाई इस जेड को जैसे ही कंसीडर करेंगे तो नीचे से एक सर्कल ऊपर तक चला जाएगा, तो एक सिलेंडर का निर्माण करता है। इसलिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बोलते हैं। आप देखिए ना, इमेजिन करिए यहाँ से अब आर डिस्टेंस उतना ही आर उतना ही आर उतना ही आर, एक यहाँ पे ऐसे राउंड एंड राउंड सर्कल बना देगा। और ये जेड है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग, ऐसे यहाँ पे राउंड एंड राउंड एक सर्कल बनेगा और इस जेड को जब ध्यान रखेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा तो सिलेंडर बन जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर। तो ये कहानी था कि रेक्टेंगुलर एक्सिस में एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर थीटा और जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वाला तो क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से एक्स वाई जेड को हम लोग यहाँ पे सिलिंड्रिकल में आर थीटा और जेड की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे थे। पॉइंट वही है, रिप्रेजेंटेशन बदला तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम बदल गया। पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, अब सिलिंड्रिकल हो गया। अब इसी पॉइंट को थोड़ा दूसरा तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नाम पता है क्या हो जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बोलेंगे सर स्फेरिकल क्यों, क्योंकि इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस आर डिस्टेंस को ध्यान रख करके हम देखते हैं कि यही आर डिस्टेंस पे अगर हम ध्यान रखें हर एक पॉइंट को तो एक नीचे सर्कल बनेगा, और इस जेड को जरा जैसे ही ध्यान देंगे तो क्या एक बन जाएगा ऐसे, तो फिर क्या एक सिलेंडर बनता है, इसलिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी। और यही चीज आगे इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे एक नया तरीका से, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर से ही लेकर तुलना कर रहे हैं। ये अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। अब इसको जरा स्फेरिकल, इसको हम आगे कैसे बात करते हैं, पॉइंट जो यहाँ पे था वही पॉइंट अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पॉइंट अभी था वही पॉइंट यहाँ है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा स्टूडेंट क्या होगा, सबसे पहला काम आपको ये करना है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो पीछे में बात भी हमने करा था, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए डाउन।
जैसे पिछली बार हमने करा था, आप देखिएगा पहले सबसे पहले जो भी था वहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, यही ना करा था, वही काम हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, देखिए इसको थोड़ा सा हम सीधा भी कर लेते हैं। चलिए जो भी है थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आ गया। अब ये कहाँ पे है, ये एक्स वाई प्लेन पर आके परपेंडिकुलर हुआ है, ठीक ना। जैसे हमने यहाँ पे करा था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, फिर वही चीज यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, सबसे पहला बात यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप ज्वाइन करा दीजिए ऑरिजिन से। ठीक, ये अपना एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर ऊपर जेड एक्सिस है, तो ये हमने डिस्टेंस ज्वाइन करा। ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पे था ये थीटा था और ये इस तरीके से था, सेम वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब उसके बाद सिर्फ एक ही से नहीं काम चलेगा, इस बार और हम मुझे क्या करना है, और एक काम हमें करना है क्या, कि अब यहाँ से इस पॉइंट को भी ज्वाइन कराएंगे जो एग्जैक्टली था पहले। पहले यही ना पॉइंट था जी, पहले यही पॉइंट क्या था, एक्स था कॉमा वाई था कॉमा जेड था। अब इसी पॉइंट को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, इसको पहले सबसे पहले यहाँ से वर्टिकली हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पर। आप इमेजिन करिए रूम में एक ऊपर पॉइंट है कहीं पे भी, उसको सीधा पहले ग्राउंड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम इसको मिला दिए, क्लियर। और फिर यहाँ जो ऊपर में पॉइंट था उससे हम इस ऑरिजिन को फिर से वापस से मिला दिए, दो लाइन हो गया। और हम इस वाले को नाम दे रहे हैं आर। क्या दे रहे हैं भाई, इस वाले डिस्टेंस को आर बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा पिछले वाले में क्या था, यहाँ इस वाले डिस्टेंस को आर बोल रहे थे, ठीक है ना, तो जाकर के सिलेंडर बन रहा था। और इस बार क्या बोल रहे हैं, इस वाले को आर नहीं बोल रहे, इसको आर नहीं बोल रहे हैं, किसको आर बोल रहे हैं, ऊपर वाला जो पॉइंट जो मिला है वो आर बोल रहे हैं। ठीक, और सुनिए, और इस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको हम नाम दे दिया, मान लीजिए हमने फाई दे दिया। ठीक, और उसके बाद सुनिए एक चीज और, कि इस वाले एंगल को जो जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा है, उस वाले, ध्यान दीजिए ऊपर से बन रहा है, इसको हम बोल दिए थीटा, इस एंगल को बोल दिए थीटा। और अब हम इस पॉइंट के, इसमें तो और भी बहुत सारा डेप्थ है, लेकिन चूंकि आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे होते हैं तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसको नहीं ले जा रहे हैं। भाई सीसी जो कॉमन कोर्स आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें आर्ट्स कॉमर्स के भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहे इसको हम। समझिए ये जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, देखिए तो इस पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे थीटा, और फिर उसके बाद हम लेंगे यहाँ का एंगल फाई। आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे आप लोग के लिए इस कलर का हम चेंज कर देते हैं, ये हो गया अपना आर। ठीक, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, देखिए इसको भी हम, इसको हम इसको हम येलो नहीं, ये रेड कर देते हैं। चलिए रेड कर देते हैं ताकि आप लोग समझ पाए अच्छे से, ध्यान से। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया फाई अपना। तो अब जब ये पहले एक्स वाई जेड में था, अब इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नया सिस्टम का इजाद किया है जिसको बोलेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं बोलूंगा सर स्फेयर क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आर है स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस आर है ना, इतना ही डिस्टेंस आर पर यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, पीछे हर जगह लेंगे तो एक स्फेयर का निर्माण करेगा ये। क्योंकि ये डिस्टेंस अगर इसी आर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट को आप कंसिडर कर लेंगे ना, सारे पॉइंट मतलब उसके बगल बगल एंगल्स होंगे, मतलब सिर्फ आर को, आर का बात कर रहे हैं हम, आर जो डिस्टेंस है वो, तो एक स्फेयर बनेगा। तो इसलिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और इस वाले में अगर हम बात करते हैं तो इस आर से कंसिडर करते हैं आप सारे पॉइंट को, तो वो एक क्या बनाता, वो एक सिलेंडर बनाता उस साइड को लेकर के, इसलिए इसको सिलिंड्रिकल बोलते हैं। और यहाँ पे स्फेयर बनता है, स्फेयर इसलिए क्योंकि ये पूरा चारों तरफ ले रहा है, तो इसलिए इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले आर होता है, यहाँ पे आर हो गया, ये डिस्टेंस को आर बोलते हैं हम लोग। देखिएगा जरा ध्यान से, इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। और ये ऊपर से जो जेड एक्सिस से जो डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना उसको थीटा बोल दिया, इसको फाई बोल दिया, तो इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा, आर थीटा फाई। और ध्यान रहे बहुत से बुक्स में यही चीज आपको ऐसा भी मिलेगा देखने को, आर फिर फाई फिर थीटा। तो क्या ही दिक्कत है, जैसे हम कभी नहीं डेट वगैरह लिखते हैं, जैसे दिनांक हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि 2 तारीख 5वां महीना 2023, ऐसा लिखे थे हम लोग। अभी हालांकि आज कितना तारीख है, 21, और छठा महीना 2023 ऐसा है। तो बहुत से जब आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे ना तो ऐसे मिलेगा, छठा महीना 21 2023। तो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है आगे पीछे करके, बट डेटा वही है ना, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है वो। तो आर थीटा फाइव भी मिल सकता है और आर फाइव थीटा भी मिल सकता है,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उतना कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ऊपर वाले एंगल को पता है क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ नाम भी है इसमें। ये भी आपसे क्वेश्चन डायग्राम वगैरह दे करके और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ऊपर वाले एंगल को पता है क्या बोलते हैं, पोलर एंगल, वो इसको बोलते हैं पोलर एंगल। और इस वाले एंगल को पता है क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं एम्यूजिटल एंगल, है ना, AZIMUTHAL, एजीमुथल एंगल, है ना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से होता है। अब भाई अब यहाँ पे बात आता है स्टूडेंट रिलेशन का, कि आखिर यहाँ पे एक्स वाई जेड जो पहले था अब आर थीटा फाई हो गया, इस दोनों के बीच आपस में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार भी है, इसको हम लोग करेंगे अभी प्रूफ। इस रिलेशन को आप लोग कहें तो हम लोग प्रूफ भी कर दें, चलिए प्रूफ ही करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट और रिलेशन को करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रूफ। देखिए क्या क्या आया है हमारे पास। तो इस तरीके से जो चीज़ें थी ये आ गया है पूरा अपने पास। ये क्या क्या है और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। फिलहाल हम जैसे यहाँ पे इसी पॉइंट पे इसी पे अगर ध्यान दीजिएगा, चलिए एक बार हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे एकदम ध्यान से थोड़ा सा धीरज रखना है बस, उसके बाद सारा हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए कॉपी करके एक बार फिर से बगल में पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें 2 बार इसका जरूरत पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक मिनट, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा हमें इसलिए हम 2 बार इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग सब लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है जी, देखिएगा यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, z। अब x का मतलब क्या होता है जी, थोड़ा सा हम आपको फिर से वापस से याद दिला दें। इस वाले को जरा ध्यान दीजिएगा, x कौन था, x का मतलब इस x एक्सिस में डिस्टेंस ये वाला होगा x, यही ना। अब इसी को आप यहाँ लिखिए चाहे आप इसको यहाँ करिए, एक ही बात है, यही ना हुआ। आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस x करिए या फिर इसको आप यहाँ पे लिख दिए कि हाँ भाई इतना डिस्टेंस x में गया है, ठीक। और उसके बाद y कैसे पता करेंगे, तो y में इतना गया है ये पॉइंट, यही ना, तभी तो हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं इतना इस यहाँ पे y, तो इसी y को हम यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इसी y को स्टूडेंट हम यहाँ पे ना बोलेंगे कि हाँ जी यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो y है। तो अगर हम थोड़ा सा आपसे पूछे तो इस वाले को क्या बोलेंगे आप, x बोलेंगे। क्यों भाई, क्योंकि x में इतना दूरी गया है ये वाला पॉइंट, कंफ्यूज नहीं होना। और ये वाला कितना है, ये y में इतना दूरी गया है, ये y है इतना, इसलिए इस वाले को हम क्या बोलेंगे y। और ये z तो आपको पता ही है, इसको हम z बोल रहे हैं, ठीक है। और ये r है, थीटा है, फाई, ये सारा चीज आप समझ पा रहे हैं इसी पॉइंट से रिगार्डिंग जो भी है r। और फिर हम क्या लेके चलते हैं r फाई, इधर वाले एंगल को पहले कंसिडर कर रहे हैं फाई और देन थीटा, ऐसे बात समझ पा रहे हैं। एजीमुथल एंगल इसको बोलते हैं और इस वाले को एजीमुथल एंगल और इसको बोलते हैं पोलर एंगल। तो पहले होता है आर, जनरली जो हम साधारणतः यूज करते हैं तो वो पहले डिस्टेंस आर, फिर एजीमुथल एंगल, फिर पोलर एंगल, तो आर फाई देन थीटा, ठीक है। आर थीटा फाई भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक बात समझा। अब इनके बीच रिलेशन कैसे पता करेंगे, तो आइए सबसे पहले इनके बीच हम रिलेशन निकालते हैं टेन फाई करके, ठीक है। अब जरा हम टेन फाई निकालते हैं। अगर हम आप सबसे पूछ ले स्टूडेंट ये वाला डिस्टेंस क्या है जी, अगर हम आप सबसे पूछ ले कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस, आपका जवाब नीचे कि सर ये तो एक्स है, क्योंकि यही वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस एक्स है। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना है जी, ये वाला डिस्टेंस वाई है। तो अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से निकालिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये, इसमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना ये, इसमें जब आप निकालेंगे टेन फाई तो क्या आएगा, तो टेन का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ याद आ रहा है। तो टेन का ये बोलते हैं साइन कॉस और टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, है ना। तो मतलब y बाई एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जैसे इसके साथ में जो है वो बेस हो जाएगा, ये हो गया फाई ना। 90 डिग्री यहाँ नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का आपको, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा,
देखिए, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, चलिए पहले हम थोड़ा हटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, तो आप नोटिस करिएगा कि जब हम यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस जा रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस नाप रहे हैं ना, यहाँ से डिस्टेंस ना नाप रहे हैं, तो ये 90 डिग्री ही है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला इधर 90 नहीं है, ये डिस्टेंस ना नाप रहे हैं हम लोग, तो फिर वो 90 डिग्री है। जैसे ये भी क्या हुआ, ये भी एक 90 डिग्री है। तो फाइनली जब हम यहाँ पे रिलेशन निकालने के लिए और बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि नंबर 1 रिलेशन में, नंबर 1 क्या हम बात करेंगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले में, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे 90 यहाँ पे। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, 10 फाई का जो वैल्यू होगा, 10 यहाँ चूंकि फाई है इसलिए, तो क्या होगा वाई मतलब परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और साथ में जो सटा हुआ है वो बेस कहलाता है, और इस 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस कहलाता है। तो ये y बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट फाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 इनवर्स y बाई एक्स। आपने देखा था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिलेशन हमने निकाला था, जहाँ पे जरूरत पड़ता है आगे चल करके। तो ये हो गया इस तरीके से। अब स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं a, भाई ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता नहीं ना था, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a। तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये 90 डिग्री है, तो जस्ट इसके सामने हाइपोटेनियस, तो हम बोल सकते हैं ना नंबर 2 रिलेशन में कि a का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये होगा क्या। और अगर हम यहाँ से और आगे बढ़ना चाहें तो ये तो हमारा निकल गया जी, ये वाला निकल गया, क्या निकल गया मेरा a निकल गया। अब बताइए, आप ही लोग बताइए मुझे कि जब यहाँ पे a है तो सेम यही चीज ना यहाँ पे होगा। देखिए सेम यही चीज ना यहाँ पे होगा, क्यों भाई, जितना डिस्टेंस ये है यहाँ पे, देखिए जितना डिस्टेंस ये है, देखिए इसी को हम सिर्फ ऊपर कर दे रहे हैं, ऐसे ऊपर कर दे रहे हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम लोगों को और करना पड़ेगा छोटा, ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझा पाए आप लोगों को। ऐसे देखिए, ऐसे ये अपना z एक्सिस है, यहाँ पे z है, ठीक है। बात समझे यहाँ पे हुआ क्या कि अगर ये वाला a है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक a है अपना, तो ये भी डिस्टेंस का a ही ना वैल्यू होगा, क्योंकि वही चीज को हम ऊपर बस ये कर दिए हैं। देखिएगा यहाँ पे जरा ध्यान से क्या किया गया, बस ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, इस तरीके से जो यहाँ पे है वही डिस्टेंस को हम यहाँ से ले रहे हैं ऐसे, है ना, वही डिस्टेंस को बस यहाँ से लिया जा रहा है ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर a है तो यहाँ ऊपर में भी a होगा। और अब आ जाइए इधर आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, और आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये वाला होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एग्जैक्टली लिया गया, तो 90 डिग्री। फिर इसमें जस्ट इसमें हाइपोटेनियस ये होगा, और ये जितना है स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग, ये जितना हाइट है उतना ही ना हाइट ये होगा, तो z होगा ये यहाँ से यहाँ तक, तो इधर z होगा। तो अगर हम यहाँ पे r का वैल्यू निकाले तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर बेस का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर, समझ पा रहे हैं आप। तो मतलब यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा, ये तो आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से आ गया, इस वाले से आया है ए स्क्वायर का वैल्यू। एंड अगर हम आर स्क्वायर के वैल्यू की बात करेंगे तो वहां पे क्या था, ए स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हो, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो रहा है ये भी क्लियर होना चाहिए। इस वाले में यहाँ पे ये हो गया है आपका कर्ण, हाइपोटेनियस ये हो गया है, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अभी तुरंत हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल रखा था, ऊपर में देखो ए स्क्वायर का वैल्यू। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर में तो है ही जेड स्क्वायर। तो फाइनली स्टूडेंट आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखिए बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि भाई डायरेक्ट ये दो रिलेशन आप याद रखिए यहाँ से, है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आप सभी को क्लियर हो कि फाई कैसे निकलता है, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करके। आर कैसे निकलता है, तो आर निकलता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके। मतलब समझ रहे हैं, ये तीन को पॉइंट दिया हुआ रहेगा। तो अभी आप आर निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से फाई निकाल सकते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करके। अब अपना सारा ध्यान होगा कि थीटा कैसे निकलेगा। तो थीटा भी चलिए थर्ड रिलेशन को हम समझते हैं कि थीटा कैसे निकलेगा। तो थीटा को निकालने के लिए आप चले जाइए राइट एंगल ट्रायंगल पर,
नंबर थर्ड नोट, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा का बात हो रहा है, तो थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा ये 90 यहाँ है तो 90 की जस्ट ये हो गया हाइपोटेनियस, थीटा यहाँ है तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, थीटा जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। और साइन थीटा बात करें तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पी और नीचे में एच, तो P बाई एच मतलब A बटा में यहाँ H, H कितना यहाँ पे R है तो A बटा R हो जाएगा। बात समझे कैसे हुआ। अगर हम साइन थीटा की बात करें, थीटा निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो थीटा निकालने का जो एक तरीका साइन थीटा को क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा तो हाइपोटेनियस हो जाएगा R, यही ना होगा जी, देखिए आप यहाँ पे हाई हाई मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस तो A बाई R हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे A बाई आर, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा A बाई आर। तो अब यहाँ से हम दिस इंप्लाई दैट करके A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, A इक्वल टू क्या होगा R साइन थीटा, जरूरत पड़ेगा तो A भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब यही नहीं और दूसरा तरीका भी है, और कॉस थीटा भी, सॉरी पहले टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है ये, पंडित बद्री प्रसाद P और नीचे में B, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बी मतलब A बाई जेड, ए बाई का जेड। और यहाँ से हम इसको ना करके हम ये इसको हटा करके ऐसे डायरेक्ट लिखिए ना, इसको हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं, ए का वैल्यू कितना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एज इट इज यहाँ पे आर को आर रहने दीजिए, चाहे आर का वैल्यू आर रहने दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे ए का मतलब क्या था, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे में जेड है। और या एक तरीका और है निकालने का, क्या कॉस थीटा, क्या होता है जी कॉस थीटा का वैल्यू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए है ना, बी बाई एच, ये होता है कॉस, साइन कॉस बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस मतलब ये हो गया बेस इसका और हाइपोटेनस ये तो जेड बाई आर, तो इसे क्या होता है जेड बाई आर, जेड को एज इट इज रहने दीजिए और आर का मतलब क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, क्लियर। तो बहुत सारे तरीके हैं, इस तीनों में से कोई एक तरीका को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। भाई कॉस थीटा अगर मिल गया, इसमें से कोई भी मिल गया तो थीटा कैसे निकलता है, चलिए इसमें सिखाते हैं थीटा कैसे निकलेगा, कॉस इनवर्स और बाकी एज इट इज जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो थोड़ा सा रिलेशन को समझने में टाइम तो लगेगा पर बहुत ही आसान हो जाता है उसके बाद, ठीक है। देखिए ये हो गया ऐसे और फिर ये पूरा ऐसे, तो ये हो गया अपना थीटा निकल गया। तो ये तीसरा नंबर रिलेशन था। तो हम लोग यहाँ पे फाई ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, फिर आर ऐसे निकाल सकते हैं, और फिर थीटा निकालने के लिए इस तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करिए, ज्यादातर आप इसको यूज करिए, फायदेमंद होगा ये, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्स वाई जेड में दिया हुआ रहे तो आर थीटा और फाई निकाल के इस तरीके से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं। अब स्फेरिकल में रहे तो उसमें वापस कैसे आएंगे, उसके लिए चलिए एक रिलेशन हम लोग और पढ़ लेते हैं, है ना, एक रिलेशन हम लोग और पढ़ लेते हैं। देखिए अगर हम आपसे अभी क्वेश्चन अभी तुरंत हम पूछ रहे थे रिलेशन, अभी तुरंत हम बता भी रहे थे, तो चौथा नंबर रिलेशन जरा देखिएगा, कॉस अगर आपसे थीटा बोला जाए तो क्या अभी आपने ही बताया था जेड बाई आर, देखिए आप लोगों ने ही बताया था ना यहाँ पे, अगर कॉस थीटा बोलेंगे तो क्या होता है जेड आपका बी बाई एच, तो बी बाई एच ऐसे, तो बी बाई आर जेड बाई आर, तो लिखा वही चीज हमने लिखा ये जेड बाई आर। अब यहाँ से स्टूडेंट अगर हम बात कर लें जेड के वैल्यू की बात कर ले, दिस इंप्लाई दैट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा नंबर वन। अब इसके बाद इसी तरीके से साइन थीटा भी क्या बोला गया था, तो साइन थीटा था ए बाई आर था ना जी, दिस इंप्लाई दैट ए का वैल्यू कितना है यहाँ से आर साइन थीटा। एक रिलेशन अभी तो मुझे मिल गया है यहाँ पे, एक रिलेशन मुझे मिला है ये वाला, कि अगर आपके पास ध्यान दीजिएगा, अब जैसे इस बार हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अभी जो हमने यहाँ पे देखा आपने कि पहला नंबर रिलेशन ये वाला देखा आपने, दूसरा देखा, फिर यहाँ पे तीसरा देखा, जो फर्स्ट के जो तीन रिलेशन थे वो क्या था, वो बता रहा था कि एक्स वाई और जेड दिया रहे तो आपको चेंज करना होगा आर फाई और थीटा में, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट का तीन को ये बता रहा है। अब चौथा मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आर फाई और थीटा दिया हुआ रहे तो हम कैसे जाएंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में। तो अभी तुरंत हमने उसी डायग्राम को देख करके कहा कि cos थीटा इक्वल टू ये होगा तो जेड का वैल्यू आर cos थीटा, तो जेड तो अगर ये चीज तीनों दिया रहे तो हम जेड निकाल पा रहे हैं, पहला फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब और आते हैं आगे, अब थोड़ा सा हम इसी से आगे बढ़े, उसी डायग्राम से बढ़े, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था ए बाई आर, यहीं से डायग्राम से निकाल लिए, साइन का मतलब क्या होता है पी बाई एच, तो इसके लिए पी कौन हो गया परपेंडिकुलर ये और एच कौन हो गया ये, तो ए बाई आर हो जाता है।
तो साइन का वैल्यू वही हमने लिखा यहाँ पे a/r, और यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लिया हमने r sin थीटा। ठीक, तो ये तो अभी तक तो हमने ये रिलेशन निकाला। पांचवा रिलेशन जरा इसका मदद से निकालेंगे, इसके मदद से पांचवा रिलेशन हम निकालेंगे, इसके मदद से कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब जरा हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले, cos फाई कितना होगा यार, cos फाई कितना होगा। अब cos फाई वाले डायग्राम में चलते हैं, इसमें जरा देखिए cos फाई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 90 है, तो 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस ये है, इस यहाँ पे एंगल है, तो इसके साथ जो सटा हुआ है वो बेस है, और इसके जस्ट अपोजिट में है वो परपेंडिकुलर है। तो आपसे क्या पूछ दिया गया है, cos फाई। cos फाई क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही ना, ये होता है cos b/h। चलिए ये भाई क्या समस्या है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसको, आप तो भाई cos का मतलब होता है b/h, तो अब यहाँ पे cos फाई की जब बात कर रहे होंगे स्टूडेंट हम लोग, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम। तो यहाँ पे जब हम cos फाई की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे cos फाई की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए b कौन है अपना ये, और h कौन है अपना ये। तो cos का मतलब b/h मतलब x/y है ना, तो cos फाई का मतलब x/y। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिखेंगे, और सॉरी y कैसे, हाइपोटेनियस तो a है ना, यहाँ पे हाइपोटेनियस तो 90 जस्ट अपोजिट, तो x/a हो जाएगा। तो cos फाई का वैल्यू क्या होगा, x/a। cos फाई का क्या वैल्यू होगा, x/a। दिस इंप्लाई दैट अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, a इंटू cos फाई। क्या बात सही बच्चों को समझ में आया कि ये वाला a इधर गुना हो गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, cos फाई, a इंटू cos फाई हो गया। तो भाई आप या तो यहीं पे रहने दीजिए, या a का वैल्यू अभी तुरंत आपने ऊपर रखा था, तो दैट इज x इज इक्वल टू क्या, a की जगह पे आपने तुरंत ऊपर वैल्यू निकाल रखा है r sin थीटा, और यहाँ पे cos फाई। तो इस तरीके से हमने दूसरा रिलेशन निकाला, x का वैल्यू हमने निकाल लिया। हम z निकाल चुके थे, अब x निकल चुका है। अब इस तरीके से हम y भी निकालेंगे नंबर 6 करके। देखिए एकदम ध्यान से समझना है, कुछ भी नया है ही नहीं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब चलिए हम इसी में cos फाई किए थे ना, अब उसी जगह पे हम कर देते हैं sin फाई। तो अब साइन का है p/h होता है, तो यहाँ पे चलिए इसके लिए, इस एंगल के लिए p और ये है, और h अपना ही है, तो y/a हो जाएगा इस पर। तो sin फाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/, तो लिखिए sin जब फाई करेंगे आप तो हो जाएगा y/a का a। दिस इंप्लाई दैट, फिर से वापस से जब y का वैल्यू निकालेंगे आप तो क्या होगा, a इंटू साइन फाई। समझ पा रहे हैं, y का वैल्यू a इंटू साइन फाई है ना। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, a एज इट इज रहने दीजिए, और सॉरी a का वैल्यू क्या था, यहाँ पे देखिए r, a का वैल्यू क्या था, सॉरी यहाँ पे देखिए r sin थीटा था, r sin थीटा, और यहाँ पे sin फाई, तो ये हो गया y का वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ये तीन रिलेशन आपको मदद करेगा स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में आने के लिए। मतलब r और फाई और थीटा दिया गया रहेगा, तो आप एक्स वाई जेड में आ सकते हैं, x कैसे इस फॉर्मूले से, y कैसे इस फॉर्मूले से, z कैसे इस फॉर्मूले से। तो मुझे लग रहा है कि आप ये रिलेशन का डेरिवेशन समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये अभी हमने क्या सीखा, अभी छोटे से इस वीडियोस लेक्चर्स में हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें सीखना था रिलेशन, वो हमने रिलेशन सीखा। कुल 6 रिलेशन हैं, तो वो 6 रिलेशन हमने यहाँ पे देखे। अब भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं और काम इसका खत्म करते हैं हम लोग। चलिए वो क्वेश्चन करते हैं फिर काम खत्म करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है जी, देखिए तो फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, मतलब आपका रेक्टेंगुलर में एक्स वाई जेड दिया गया है और मुझे स्फेरिकल में जाना है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, फाइंड द spherical coordinate, find the spherical coordinate of the point whose rectangular coordinates are whose rectangular coordinate are whose rectangular coordinate are क्या है, एक ही क्वेश्चन करते हैं, 1, 1, √6
देखिए क्वेश्चन जो है एकदम ध्यान समझिएगा, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने के कम चांसेस है क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है जैसे आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए, पर कोई नहीं, पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है तो, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आर दिस 1,1,√6। अब जब इसको थोड़ा सा जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे ना हमारे पास क्या है। अब एग्जाम में इतना आपको डिटेल में नहीं लिखना है, वहां पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो वी हैव 1,1,√6 ये अपने पास है। ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है जी। तो कह सकते हैं कि हेयर x कितना है? 1 है। y कितना है? ये भी 1 है। और z कितना है? तो ये है √6। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए r चाहिए, थीटा चाहिए, फाई चाहिए, यही ना तीन चाहिए, r थीटा फाई या r फाई थीटा, एक ही बात है, कुछ भी निकालिए, अरेंजमेंट बस ध्यान रखना है उसका। तो देखिए, तो देयरफॉर r का वैल्यू सभी बच्चों को पता है कि r का वैल्यू कैसे निकलता है। देयरफॉर r का वैल्यू जो होता है वो होता है √x² प्लस y² प्लस का z², यही ना होता है r। इसको और हम लिखेंगे तो √x की जगह पे 1 का स्क्वायर, y की जगह पे 1 का स्क्वायर, z की जगह पे √6 तो √6 का स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए आप, तो यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे √6 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ 6 बचेगा। फाइनली कितना आएगा? यहाँ पे हो गया √8। और आप सही बच्चों को पता है कि √8 को हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं अंदर में। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 का मतलब हमने 4 गुना 2 क्यों लिखा? ताकि हम 4 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 2 आएगा, इसको बाहर करेंगे तो और 2 अंदर में रहेगा तो 2√2। तो इस तरीके से r का वैल्यू कितना आ गया? तो r का वैल्यू आ गया 2√2। तो एक वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे निकालते हैं थीटा। आप सभी बच्चों को पता है कि थीटा इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं। तो हमने इस पहले फॉर्मूले के मदद से हमने आर का वैल्यू, सॉरी दूसरे फॉर्मूले की मदद से आर का वैल्यू निकाल लिया हमने। और चलिए अब हम फाई का वैल्यू निकालते हैं। फाई मतलब tan इनवर्स y/x। तो फाई का वैल्यू निकालते हैं एंड फाई इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स y/x। अब पता है, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि बहुत से बुक्स में ना हो सकता है कि यहाँ पे इसको थीटा बोला गया हो और इसको फाई बोला गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे डेट वाले में क्या था कि पहले मंथ लिखिए आगे में डेट लिखिए, समझ रहे? पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, या पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है बट एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो ये ध्यान रखना है। तो हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जब फाई का वैल्यू तो tan इनवर्स y/x और एज इट इज रन tan इनवर्स, और y की जगह कितना है 1, x की जगह पे कितना है नीचे 1, फाइनली कितना हो गया tan इनवर्स 1/1 मतलब 1। तो फाई का वैल्यू है tan इनवर्स 1। और इसमें हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भाई tan इनवर्स 1, इसका मतलब 10 का कोई डिग्री ऐसा है क्या जिसपे 1 आता है? तो हाँ जी 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब π/4। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा π/4। हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़ रखा है। तो एक हम r निकाल लिए, फाई निकाल लिए। अब बारी है स्टूडेंट थीटा निकालने का। नाउ अब थीटा निकालने के आपके पास मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बता रखे थे, आपको जरा ध्यान दीजिएगा। ये तीसरा नंबर, साइन ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस वाले का यूज कर लेते हैं, कॉस वाले का यूज कर लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है z/r। क्या होता है जी? तो नाउ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? z/r, है ना। हमें क्या चाहिए था? थीटा चाहिए था। तो z का जो वैल्यू है जी, अभी हमने कुछ लिखा है क्या? z हमने z यहाँ पे दिया हुआ है √6 और r कितना है 2√2, सब तो मिल ही गया। तो देयरफॉर क्या सकते हैं? देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू z का वैल्यू कितना है? √6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। r निकाल लिए हैं 2√2, है ना। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको तोड़ करके। और नीचे क्या है? 2√2 है, तो ये √2 गया। अब क्या है यहाँ पे? √3/2। तो देखिएगा आप लोग cos थीटा इक्वल टू कितना है? √3/2। अब बताइए कि cos का किस थीटा पर √3/2 आता है? किस थीटा पर √3/2 आता है? आप लोग बताइए। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। दैट इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। एक ही बात हुआ। आप यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, चाहे एक स्टेप और करके निकालिए, तो आपको पता होगा 30 डिग्री पर ये आता है ना। 30 डिग्री मतलब π/6। सॉरी यहाँ पे ना cos थीटा, हाँ तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू π/6। तो जरा देखिएगा, हम लोग सारा काम कर चुके हैं। तो हमने r निकाल लिया, फाई निकाल लिया, थीटा निकाल लिया। तो लिखेंगे देयरफॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट r, देयरफॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट
ऑफ गिवन पॉइंट्स आर। सबसे पहले होता है आर, फिर होता है फाई, फिर होता है थीटा। आर मतलब वो डिस्टेंस, फाई का मतलब एजीमुथल एंगल और थीटा का मतलब पोलर एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो मैथमेटिक्स में जनरली यूज करते हैं ना, वो पहले डिस्टेंस, फिर उसके बाद एजीमुथल एंगल, फिर पोलर एंगल। ठीक है, जरूरी नहीं है आर फाई थीटा रहे तो भी और आर थीटा फाई रहे तो भी, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, पर ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो पहले आर का वैल्यू कितना था 2√2, फिर ये जो फाई कितना आया है, तो फाई आया है आपका पाई/4, फाई है पाई/4, और फिर ये कितना है पाई/6। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन देखा। आप लोग और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना, गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमने स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में गए हैं, रेक्टेंगुलर से आप स्फेरिकल के कुछ क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, है ना। बाकी इस टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि भाई हम नेक्स्ट क्लासेस में जब बात करेंगे तो इस पूरे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कंसिडर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में हो सकता है देखने को मिले। चलिए इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं जी हम लोग अगले क्लासेस में। ठीक है।